Hello students, welcome back to the class. Today we are going to do the chapter 5th of your syllabus और इसका भी आज सिर्फ हम एक पार्ट करेंगे and the part is how yoga heals. नाम से ही पता पड़ रहा है this chapter is all about the benefits of yoga. योगा से आपको कौन कौन से benefits हैं, but while reading this chapter remember याद रखिए that this chapter is not just about yoga but also about stress. इससे ज्यादा stress तनाव के बारे में है कि जो स्ट्रेस तनाव या चिंता है किस तरह से ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह डैमेज कर देता है, खराब कर देता है, कौन कौन से इसके नुकसान हैं और स्ट्रेस से या एंजाइटी चिंता से तनाव से होने वाली जो डिजीजेस हैं उनसे किस तरह से हम हील कर सकते हैं. ओके तो चैप्टर आपका इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, नॉट जस्ट अ नरेटिव, कोई कहानी नहीं है. इट हैज अ साइंटिफिक टच इन इट. इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसे समझकर आप पढ़ेंगे चैप्टर वुड बी इजियर फॉर यू. आपके लिए आसान होगा. ओके देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं. इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट लाइन द ऑथर सेज योगा इज गुड फॉर यू. आपके लिए अच्छा है, एवरीवन नोज, सब इसको जानते हैं. एंड एट प्रेजेंट टाइम, आज के समय में योगा को हम सिर्फ अपने आप को फ्रेश करने के लिए यूज नहीं कर रहे, सिर्फ शांति के लिए, पीस के लिए यूज नहीं कर रहे, बल्कि इसे एक थेरेपी के रूप में यूज किया जा रहा है. व्हाट इज थेरेपी? थेरेपी मीन्स इलाज, यानी योगा जो है फिलहाल इलाज है. बहुत सारी डिजीजेस का, बहुत सारी बीमारियों की थेरेपी योगा के थ्रू दी जाती है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ उन बीमारियों के नाम बताए गए हैं जो आप एज इट इज याद कर लें, उनमें कंफ्यूज ना हो. ओके कौन कौन सी बीमारियां बताई गई हैं? कैंसर, इनफर्टिलिटीज, बांझपन, लंग डिजीज, लंग मीन्स आपके फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपका जो स्नायु तंत्र है, ओके नर्वस सिस्टम, उससे रिलेटेड बीमारियां. उसके बाद पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन यानी आपके हाथ पैरों में कंपन होने की बीमारियां, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती तनाव से, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है, या जॉइंट पेन, जॉइंट में जोड़ों में जो दर्द होता है, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई हैं? स्ट्रेस से. और इनकी थेरेपी, इनका इलाज किससे मिल रहा है? हमें योगा से. ओके तो आपसे पूछा जाए योगा कौन कौन सी बीमारियों की थेरेपी है तो आप इजीली उन्हें बता सकते हैं. ओके तो अगर आपको योगा किस तरह से काम करता है ये समझना है तो आपको सिर्फ योगा नहीं, आपको समझना होगा कि योगा में, स्ट्रेस में, तनाव में और डिजीज यानी बीमारियों में आपस में क्या संबंध है, किस तरह दोनों तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो देखिए स्ट्रेस के कारण ज्यादातर डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, और डिजीजेस की जो हीलिंग है, डिजीजेस को जो हम इलाज करते हैं, उनकी जो थेरेपी करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? योगा के द्वारा. ओके तो सेकंड पैरा आपको क्या बता रहा है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि स्ट्रेस से संबंधित हैं, जो स्ट्रेस के कारण होती हैं. तो ऑथर आपको बता रहे हैं दैट ओवरऑल 90% ऑफ द डिजीज की हमें जितनी बीमारियां हैं उनमें से 90% सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस यानी तनाव से जुड़ी हुई हैं. एक एक करके आपको वो बता रहे हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके तनाव से संबंधित हैं. तो देखिए सबसे पहले वर्ड है कार्डियोवास्कुलर. आप ये ध्यान दें कि कार्डियो जहां पर भी आ रहा है या कार्डिक जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब है हार्ट, यानी ये बीमारियां कहां से संबंधित हैं? आपके दिल से. ओके कार्डियोवास्कुलर, दिल से संबंधित बीमारियां जो हैं, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस का ही एक रूप है. ओके ये जो बीमारियां हैं, एंजाइटी, एंजाइटी यानी चिंता, चिंता जब बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो तनाव से, एंजाइटी से, चिंता से रिलेटेड, या डायबिटीज, डायबिटीज जिसे कहा जाता है मधुमेह. तो ये सारी जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस से, कहीं ना कहीं तनाव से जुड़ी हुई हैं. ओके अब स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, किस तरह से बीमारियों को आमंत्रित करता है. ओके तो देखिए जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपने देखा होगा जब भी आपको तनाव होता है, मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, एग्जाम से पहले ठीक पहले आपको तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं. मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, पसीना बहुत तेज आता है, आपको लगता है हार्ट बीट आपकी बढ़ गई है, ठीक है, नींद आपको नहीं आ पा रही है. तो ये सारी चीजें आपने कभी सोचा है हमें क्यों होती हैं? तो ऑथर आपको बताते हैं कि जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका तनाव है, उसे कंट्रोल कौन कर रहा है या उसे मॉनिटर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. आपकी बॉडी में एक सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो कि हमारे पूरे स्ट्रेस को मैनेज करता है. कैसे?
अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम बताया गया है फाइट और फ्लाइट, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये तंत्र क्या करता है, या तो आपको उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार करता है, यानी फाइट कहेगा आप उससे फाइट करो, एग्जाम अच्छा है आप पढ़ो, ठीक है, आप फाइट करो, या फ्लाइट करो यानी वहां से भाग जाओ। ओके, तो ये सिस्टम आपको या तो फाइट करवाता है या वहां से फ्लाइट यानी भाग जाने के लिए कहता है। और दोनों ही स्थितियों में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये चेंजेस कब आते हैं आप में, जब आप स्ट्रेस में यानी तनाव में होते हैं। ओके, तो देखिए जब आप स्ट्रेस में तनाव में होते हैं आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, या फाइट और फ्लाइट आप में एक्टिवेट हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, बहुत सामान्य से चेंज है जो आप खुद भी महसूस करते हैं, बस आपको उन्हीं चेंजेस को अपने आंसर में लिखना है। आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस के टाइम या फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट होने के टाइम बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए सर्ज वृद्धि हो जाती है आपकी हार्ट रेट में, हृदय गति बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट जो है यानी दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित जितना आउटपुट है, जितना परिणाम आपको मिल रहा है उन सब चीजों में वृद्धि हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो, बीपी बढ़ जाएगा, स्वेटिंग यानी पसीना आपको आने लग जाता है। आफ्टर दैट शैलो ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग है, सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म, उपापचय संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, टेंसिंग ऑफ मसल्स, और आपकी जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं उनमें टेंसिंग, उनमें खिंचाव आ जाता है, यानी इतने सारे चेंजेस आते हैं। और ये सारे चेंजेस अचानक से आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप क्या कर सकें, कि आपके सामने जो थ्रेट है, आपके सामने जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है जिससे आप लड़ना चाहते हैं, उससे लड़ने के लिए आप तैयार हो सकें। तो ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। ओके, अब इन सब चीजों में तो क्या हो गया, सर्ज वृद्धि हो गई, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें शट डाउन हो जाती हैं, लगभग बंद हो जाती हैं या बहुत स्लो हो जाती हैं। उसमें क्या है, डाइजेशन, आपका जो खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो एकदम कम हो जाएगी। एलिमिनेशन यानी मल मूत्र त्यागने की जो प्रक्रिया है, पसीना निकलने की जो प्रक्रिया है, ओके, यानी आपकी बॉडी से जो वेस्टेज जो निकलता है वो सब कम हो जाता है। ब्लड फ्लो, आपका जो ब्लड फ्लो है, ओके, खून का जो बहाव है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक जो अंग हैं, उन तक जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो जब तक आप में ब्लड फ्लो अच्छा होता रहेगा आप पूरी तरह हेल्दी रहते हैं, लेकिन जब ऑर्गन्स के पास ब्लड की सप्लाई ही नहीं होगी तो वो बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये सारे चेंजेस आते हैं तो ये चेंजेस हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं, क्योंकि जब ये सब चेंजेस आएंगे तो हम सामने, जो हमारे सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। किस चीज के लिए, टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट थ्रेट। एनवायरमेंट में, हमारे सामने वातावरण में जो हमारे सामने थ्रेट है, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उससे उसको हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। एग्जाम है तो हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, हम अच्छा याद कर सकते हैं, ठीक है, हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए लॉन्ग टर्म, लंबे समय की बात की जाए, तो हम कहेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट सिस्टम जो है हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही तो ये सारी चीजें अगर होती हैं हमारी बॉडी में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बॉडी की जो मेंटेनेंस, बॉडी देखिए अपने आप को मेंटेनेंस करती रहती है, अपनी मरम्मत करती रहती है। हमारे आंतरिक अंगों में टूट फूट होती है तो बॉडी मेंटेन्स इटसेल्फ, अपने आप को मेंटेनेंस करती है, हील करती है, यानी कोई अंदर चोट लगी है, घाव हुआ है, उसे ठीक करती है। तो इन सारी चीजों में एक लिमिट आ जाती है, यानी ये सारी चीजें स्लो डाउन हो जाती है। हीलिंग और मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है वो लगभग बंद हो जाती है। एंड बॉडी, जो बॉडी है, वियर्स एंड टीयर्स इटसेल्फ, वियर टीयर दैट मीन्स पूरी तरह थक जाती है। सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, फॉर शॉर्ट टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स इज गुड, बट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए इट इज हार्मफुल, ये पूरी तरह से नुकसानदायक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा अभी आपको बताया कि अगर लॉन्ग टर्म तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट रहता है तो हमारी बॉडी को हार्म होता है, नुकसान होता है। और अगर लंबे समय तक ये एक्टिवेट रहे, जिसे हम ये भी कह सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस अगर क्रॉनिक यानी लंबे समय तक,
अगर बहुत समय तक हम स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो एक हार्मोन जिसका नाम है कार्टिसोल, ओके, बॉडी में हमेशा रहता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो ये जो हार्मोन है, कार्टिसोल हार्मोन है, इसका लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। अब जो कार्टिसोल हार्मोन है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब ये हार्मोन नॉर्मल लेवल पर रहता है, यानी सामान्य स्तर पर रहता है, तो बॉडी में क्या होता है, देखिए, इट बिकम्स एक्टिव हेल्दी, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा सही रहता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय संबंधी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होती, ओके। तो इन सारी चीजों को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है? कार्टिसोल। तो आपसे पूछ लिया जाए कार्टिसोल का नॉर्मल लेवल पे क्या काम है, तो क्या काम है? एक्टिव रखेगा, हेल्दी रखेगा, बीपी को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ओके। बट जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। अगर कार्टिसोल हार्मोन ब्लड में बढ़ता है तो कौन कौन सी चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला, अगर एक्सेसिव मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्टिसोल बन रहा है, तो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, ओके। स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारी जो नींद है, स्लीप में डिस्टर्बेंस आता है, नींद में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट इज भूख, हंगर, कि आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। हार्ट रेट जो है आपकी वो बढ़ जाती है, उसमें चेंजेस आते हैं। बीपी बढ़ जाएगा आपका। कोलेस्ट्रॉल यानी वसा की मात्रा जो बॉडी में है वो बढ़ जाएगी। ट्राइग्लिसराइड, ओके, इस नाम का फ्लूइड आपकी बॉडी में होता है, वो बढ़ जाता है। और इसके फलस्वरूप कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स, ओके। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में बढ़ गए हैं, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कार्टिसोल लेवल के हार्मोन के बढ़ने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बता देंगे फटाफट। क्या? इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस करेगा, एपेटाइट को खत्म कर देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, कॉर्टिसोल को बढ़ा देगा और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। नाउ क्लियर? अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ओके। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आपका तनाव खत्म हो गया, बोर्ड एग्जाम्स मान लीजिए खत्म हो गए, तो आप क्या हो जाते हैं? एकदम रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो ऑथर आपको बताते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तुरंत बाद या स्ट्रेस के, तनाव के चले जाने के तुरंत बाद एक और सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है जो इस सिस्टम का एकदम विपरीत होता है, यानी इस सिस्टम को काउंटर बैलेंस करता है। इस सिस्टम ने जिन चीजों को बढ़ाया है या उन चीजों को कंट्रोल करता है, जिन्हें कम करता है उन्हें बढ़ाता है, ओके। तो इस सिस्टम का नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अंतर क्या हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम कर रहा था? जब हम किसमें थे? स्ट्रेस में। ये कब काम कर रहा है? आफ्टर स्ट्रेस, स्ट्रेस के खत्म होने के बाद। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था उसका दूसरा नाम क्या था? फाइट और फ्लाइट, करो या भाग जाओ, ओके। और यहां पर ये क्या कर रहा है? इसका दूसरा नाम क्या है? रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स या रेस्ट एंड रिन्यू, यानी ये आपको क्या करवाएगा? रिलैक्स करवाएगा, आराम से करता है, आपको रेस्ट करवाता है, रिन्यू करता है। आपके अंदर जो टूट फूट हुई है, आपकी जिस हीलिंग की आपको जरूरत है, ये उन चीजों को रिन्यू करता है, उनका पुनर्निर्माण करता है। तो एक तरफ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस के टाइम काम करता है, दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक जो स्ट्रेस के खत्म होने के बाद काम करता है। अब देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस लेकर आएगा? तो चेंजेस आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो बदलाव किए थे, आप उन बदलाव को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या क्या करेगा? देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले रिलैक्सेशन, यानी आपको रिलैक्स कर देगा। उसके बाद लोअर्स बीपी, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर कर देगा। हार्ट रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसे कम कर देगा। रेस्पिरेशन यानी ब्रेथ, यानी आपकी जो श्वसन गति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उखड़ गई थी आपकी सांसें, उन्हें कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या करेगा? स्टिमुलेट्स, बढ़ा देता है। डाइजेशन यानी आपके पाचन को सही कर देता है। एलिमिनेशन, मलमूत्र निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसे सही कर देता है। और साथ ही साथ ब्लड ट्रेवल्स फ्रीली, आपका जो ब्लड है जो बहुत स्लो हो गया था, जिसने बहुत स्लोली जो ट्रेवल कर रहा था, ब्लड भी अब आसानी से शरीर के जो बाकी अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है या ग्लैंडुलर है, आपकी जो ग्रंथियां हैं, वहां तक ब्लड अब आसानी से पहुंच सकता है। तो क्या होता है? बॉडी अपने आप को हील करना, अपनी मरम्मत करना स्टार्ट कर देती है, ओके।
तो ये क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, आपको हील कर रहा है, अंदर से ठीक कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, आपकी बॉडी की मरम्मत कर रहा है। ओके, यानी जो चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लॉन्ग टर्म में रहकर खराब कर देता है, ये उन्हीं चीजों को सुधारता है। ओके, अब इसके बारे में एक चीज ये है, एक तो ये अपने आप एक्टिवेट होता है, जैसे स्ट्रेस खत्म ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि आप इसे कॉन्शियसली यानी जानबूझकर या अपने आप भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? डीप ब्रीदिंग के द्वारा, गहरी सांस लेकर, या फिर रिलैक्सिंग मसल्स, अपनी मसल्स को रिलैक्स करके। और आपको पता है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, मसल्स को रिलैक्स करना, ये सब किसका हिस्सा है? योगा का। तो यहां से अब काम स्टार्ट होता है योगा का, कि योगा किस तरह से तनाव को कंट्रोल करेगा और किस तरह से हमारी बीमारियों को हील करेगा। सो हाउ डज योगा वर्क एंड व्हाट डज इट डू फॉर यू? क्या करता है आपके लिए और कैसे काम करता है? तो देखिए, योगा में आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस बताई जाती है। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, की गहरी लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, आपकी जो मसल्स जिनमें बहुत ज्यादा तनाव है आराम से हो जाइए। तो ये अगर काम आप करते हैं तो क्या होगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। एक तो कब एक्टिवेट होता है? स्ट्रेस के खत्म होने पर। दूसरा, आप योगा के द्वारा भी अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो आप स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप स्ट्रेस को झेल पाते हैं आसानी से। और क्या होता है उसका परिणाम? आपकी जो बॉडी है रेस्ट में आ जाती है, अपने आप को रिन्यू करना, अपने आप का पुनर्निर्माण करना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो कार्टिसोल नाम का हार्मोन था, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तनाव के बहुत ज्यादा बढ़ने से। तो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन है दैट ऑल्सो कम्स इनटू कंट्रोल, वो भी नॉर्मल लेवल पे कंट्रोल में आ जाता है। ओके, सो बहुत सारे फायदे हैं योगा के। तो अगर योगा में आप कौन कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो आपको बताइए डीप ब्रीदिंग, और सेकंड हम करते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। जब आप ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, लेसन इंटेंसिटी ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, की फाइट और फ्लाइट की या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो इंटेंसिटी है, जो गहनता है, वो कम हो जाएगी। यानी आप थ्रेट के सामने, आपके सामने कोई चैलेंज आ गया, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव आ गया, आप उसके लिए रिस्पॉन्स तो करेंगे, लेकिन लेसन यानी कम गति से। आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से नहीं होंगे, आप उन चेंजेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या होगा, अगर आपके सामने कोई स्ट्रेस वाली वस्तु आती है, कोई तनाव वाली वस्तु आती है, तो आप उसे थ्रेट नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि कोई धमकी है मेरे सामने, आप क्या मानेंगे, उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। यानी योगा क्या करता है, आपकी मेंटेलिटी को, आपकी पूरी साइकोलॉजी, आपके मनोविज्ञान को बदल देता है। अब आप तनाव को धमकी के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक चैलेंज के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप मानते हैं कि तनाव एक चैलेंज है और मैं इस चैलेंज से निपट सकता हूं। आपकी बॉडी एक अलग तरह से काम करती है, अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देती है। और अगर ये सभी कार्य होते हैं तो क्या होगा, बॉडी की जो हीलिंग एबिलिटी है, बॉडी की अपने आप को हील करनी, अपने आप को मरम्मत करने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। कार्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, बॉडी अपने आप को मेंटेनेंस करना, अपनी मरम्मत करना शुरू कर देती है। ओके, अब योगा में कौन कौन से पोजेस हम करते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं में होती हैं योगा में, देखिए। सबसे पहले इन्वर्ट करना यानी शरीर को सिकोड़ना, ट्विस्टिंग करना यानी मोड़ना, या कंप्रेस करना, शरीर को दबाना। तो ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं किसमें होती हैं, योगा में। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस? इन प्रैक्टिसेस के क्या बेनिफिट हैं? फर्स्ट बेनिफिट देखिए, योगा बहुत सारी चीजों को आपकी बॉडी में इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। किस को? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, खून की जो गति है उसको बढ़ा देगा, बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचने लगेगा, बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं, जितने द्रव्य हैं, वो बॉडी में इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या होता है, बॉडी अपने आप को हेल्दी रख सकती है। इसके साथ ही एक्टिवेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। और आपको पता है श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम, श्वेत रक्त कणिकाएं बनने लग जाती हैं तो इम्यून सिस्टम भी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है।
इसके साथ ही ये इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा किसमें, मसल्स स्ट्रेंथ। आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ हो जाती हैं, यानी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है आप में, लचीलापन आता है, एंड मोशन, आपकी जो गति है उसकी रेंज बढ़ जाती है, आप इजीली गति कर सकते हैं। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट प्रिवेंट्स, बहुत सारी चीजों को रोकता भी है योगा। किस किस को रोकता है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे। दोनों की दोनों जो बीमारियां हैं वो रिलेटेड हैं आपकी बोन्स से, हड्डियों से, या आपके जॉइंट से, या आपके जोड़ों से, जोड़ों के दर्द से। तो इन दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को, इन दोनों तरह की डिजीजेस को योगा कंट्रोल करता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बिगनिंग में आपको बताया योगा किस किस की थेरेपी है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप ये सारे बेनिफिट्स वहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑथर टेल्स यू, बताते हैं आपको कि योगा में बहुत सारे जो टेक्निक्स आप यूज करते हैं, बैक बेंड किया जाता है, कमर को मोड़ने की जो एक्सरसाइजेस हैं, डीप ब्रीदिंग करने की जो एक्सरसाइजेस हैं, जो योगा हैं आपके, ये सारे योगा आपको हेल्दी तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन भी रखते हैं, अनुशासित भी रखते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको देते हैं। तो योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। पर लास्ट में ऑथर आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह सिर्फ योगा पे डिपेंड करें। योगा जो है हेल्पफुल हो सकता है, हेल्पिंग थेरेपी हो सकता है, लेकिन सिर्फ योगा पे डिपेंड ना रहें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी भी रखें। ओके, सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये सब योगा के बेनिफिट्स हैं। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।